हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड नीट सैटरडे सवाल का, जिसमें कि आपके सवाल होते हैं नीट रिलेटेड और मैं आंसर करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हर हफ्ते आपके डाउट सॉल्व होते जाए नीट रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के नीचे हैशटैग नीट सैटरडे सवाल के साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं उसके आंसर करूँगी। एंड अगर आप नए हैं यहाँ पे तो मुझे नहीं जानते, तो मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पे स्टडी चैलेंजेस करवाती हूँ, थोड़े बहुत गाइड कर लेती हूँ स्टूडेंट को। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टडी व्लॉग्स वगैरह देखने को मिलते हैं और डेली लाइफ व्लॉग्स भी मिलते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली में ऐड हो सकते हैं, मेरे एकदम ब्यूटीफुल प्यारी सी फैमिली में। और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला सवाल है कृष महाजन का। उन्होंने पूछा है कि कैन वी ओनली डिपेंड ऑन फिजिक्स वाला यकीन बैच? प्लीज सजेस्ट, आई एम गेटिंग ट्रस्ट सो दैट बाय फॉलोइंग देम कैन आई एबल टू बीट द कंपटीशन नेक्स्ट ईयर प्लीज़। तो कृष, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सवाल अगर कोई पिछले साल के बच्चे पूछते तो थोड़ा सा डाउट भी लगता, कोई कह भी सकता था कि नहीं भी हो सकता है तुम्हारा। बट जिस तरह का रिज़ल्ट सर ने इस बार प्रोड्यूस किया है, मैं ये नहीं कहती कि सर का ही सिर्फ मेहनत है, स्टूडेंट की भी मेहनत है, लेकिन सर ने भी बहुत मेहनत किया है एंड उस वजह से ये रिज़ल्ट देखने को मिला है। उनके चैनल पे जाके देखिए, न जाने कितने बच्चों ने किस किस सिचुएशंस के साथ लड़कर नीट क्रैक किया है, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स से। सो आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं उनको। हाँ, बस ये है कि टीचर्स तो अच्छे ही हैं, अब आपकी मेहनत पे बात आती है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने चीज़ों को सही ढंग से कीजिए, टाइम पे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए गलतियों को और इम्प्रूव कीजिए। इसी के साथ साथ आपका सारा प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाएगा। उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है आपको कि होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट सर के साइड से सब कुछ अच्छा ही है। सो डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हैं और खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। सो ये हो गया। एंड नेक्स्ट है एक सवाल है परमार का। मेरा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ को लेके है। मेरे यहाँ एक टेस्ट सीरीज़ है जो मंथ में 2 टेस्ट होते हैं, तो क्या ज्वाइन करूँ वो टेस्ट सीरीज़, और या फिर सिर्फ लास्ट मंथ में टेस्ट दूँ और तब तक सिलेबस करूँ? बिकॉज़ ओके, बायोलॉजी वाले सर ने कहा है कि लास्ट मंथ में टेस्ट प्रैक्टिस करा देंगे, तो वो कहे वैसा करूं। एंड दूसरा, मुझे टेस्ट से डर लगता है कि इस टेस्ट का सिलेबस मुझसे हो पाएगा क्या अगर मैं अभी ज्वाइन करूं तो टेस्ट सीरीज़। एंड मेरा सेकंड टर्म 11 का फिज़िक्स बाकी है, बिकॉज कोविड आ गया था, फिर प्रमोट तो फिर भी बाकी रह गया है। ओके, समझ गई मैं आपका क्वेश्चन। काफ़ी लंबा सवाल था। सो द थिंग इज़ कि आपको टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, या फिर टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करना है। द थिंग इज़ आपको टेस्ट देना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पे। मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट 14 डेज़ पे एक टेस्ट ज़रूर होना चाहिए आपका, बिकॉज टेस्ट से आप एनालाइज करते हैं। अगर आप सीधा सिर्फ लास्ट में टेस्ट देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि फुल सिलेबस टेस्ट का ज़्यादा मायने रखा जाता है, बट अगर पार्ट वाइज चीज़ें अच्छी होने लगेंगी तो फुल में भी अच्छी होंगी। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अच्छी कोई सी भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये होनी चाहिए उस टेस्ट सीरीज़ में कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर की नहीं आए, जो बुक की हो, जिस तरह की सिलेबस है उस हिसाब से टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ, बस उस हिसाब से चलिए। और फिज़िक्स आपकी जो बाकी रह गई है, सेकेंड टर्म कह रहे हो ना, यानी शायद आपकी 11th की आधी फिज़िक्स बाकी है सिलेबस और ये वो, तो वो आपको कवर करना रहेगा। और अगर आप कोई मतलब सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप किसी का लेक्चर देख के कंप्लीट कीजिए। और अगर आप किसी बैच में एनरोल है तो फिर वहाँ तो होगा ही, उसकी फ़िक्र मत कीजिए। और टेस्ट से डर लगता है ये इसीलिए क्योंकि अब आप दे नहीं रहे हो। जैसे ही आप टेस्ट देना शुरू करोगे सिलेबस कंप्लीट भी होगा। कई बार टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, बेसिकली ज़्यादातर नहीं ही हो पाता, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा करना रहता है, नहीं भी हो पाता है। याद रखना कि ये जो एग्ज़ाम का पेपर है, इसे तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इंसान को टारगेट 720 का नहीं रखना चाहिए, डेफिनेटली रखना चाहिए, बट आप ये सोचिए कि अगर एक आध चैप्टर कोई पर्टिकुलर टेस्ट में आपका छूट भी गया तो इट्स ओके। आप लेकिन जितने भी चैप्टर्स कर रहे हैं एटलीस्ट वो 100% करके जाना, सो दैट आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। ये बात है, सारा करके जाओ और क्वेश्चन बिल्कुल भी ना बने तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर 50 to 70% भी सिलेबस
सिलेबस करके जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो एटलीस्ट वो चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैटर करता है। और फिर धीरे धीरे जो रह भी जाते हैं वो भी कंप्लीट तो हो ही जाना है। तो आई होप आपका सारा ये क्लियर कर दिया है मैंने। और एक क्वेश्चन परमार का ही था कि अलग सर की उम्मीद बैच अच्छी है क्या नीट 2022 के लिए, कुछ चैप्टर्स वहाँ से कर लूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो एक रिवीजन पर्पज़ के लिए था वो सीरीज़। अगर किसी को लॉन्ग टर्म पढ़ना है तो मैं पूरा सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि लंबे लेक्चर्स हैं। रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अभी लॉन्ग रन की ये रेस है, इसमें आप 2 महीने पहले, अभी 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आप सोचोगे कि फिर रिवीजन करता रहूँगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सब कुछ का एक टाइम होता है। हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर्स डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी मैं बता दूँगी। सो आपका हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन एक है अभिगना का। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड। माय क्वेश्चन इज, फॉर सपोज इफ यू wouldn't get nice government college seat, will you choose a private college or go for other course like BSc, BDS, etc.? If you get a situation to choose in another course, which one would you like to take? Okay, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि इफ़ ऑब्वियसली MBBS नहीं मिल रहा मुझे, एंड तो मैं डेफिनेटली मुझे अगर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो मैं प्राइवेट ऑप्ट कर लूँगी, नॉट MBBS। मैं कोई और कोर्स कर लूँगी, और वो कोर्स के बारे में अभी हम लोग घर में डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, मैं BDS, BSc सब के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं इन्हीं में से कोई कोर्स डेफिनेटली चूज़ करूँगी। और मुझे इस बात से फ़र्क कभी नहीं पड़ा है कि लाइक सिर्फ MBBS ही कर लूँ। मेरा हमेशा से थॉट ये था कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। हेल्थ लाइन में आने का मतलब ही यही था मेरे लिए। और मैं अगर कोई भी कोर्स करती हूँ तो वो डेफिनेटली हेल्थ वाले चीज़ों को लेकर ही होगा, और मैं उसी से हेल्प करना चाहूँगी अपने सोसाइटी को, इसीलिए मैं चुनूँगी ऐसा कुछ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं प्राइवेट कॉलेज में जा सकती हूँ जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट है एक सवाल है, आपका नाम है 5 स्टार प्रोडक्ट, मे बी उनका चैनल का नाम होगा। सो उनका सवाल है, पहला आप अपनी रूटीन बताओ जो फॉलो क्या करते थे लास्ट ईयर। ऐसे तो मैं बता दूंगी, बट मेरे बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स रखे हैं, बेसिकली उसी तरह के रूटीन्स होते थे। रूटीन्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी। बेसिकली स्टार्ट होता था मेरा दिन सुबह कभी 5 बजे से भी हो जाता, कभी 6, मैक्सिमम 6:30 तक मैं पढ़ने बैठ जाया करती थी। मॉर्निंग में कोशिश करती थी 2.5 से 3 घंटे स्टडी हो जाए, उसके बाद ही उठती थी। एंड उसके बाद फिर ब्रेक ले करके फिर 2 से 5 के बीच फिर एक स्टडी सेशन होता था, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लेके फिर शाम को भी 3 घंटे इस तरह से मैं पढ़ती थी। मैक्सिमम 10 आवर्स का कोशिश करती थी कंप्लीट कर लेने का, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती थी मैं, लाइक PCB तीनों, उसके क्वेश्चंस भी करती थी, लेक्चर्स भी देखना रहता था, तो वो भी मतलब सारा कुछ मैं कंप्लीट करती थी। कभी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेके या पूरे एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं पढ़ती थी। आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं स्टडी व्लॉग्स वाले, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैं पढ़ा करती थी। और क्या मिस्टेक जो लगता है कि किसी भी नीट एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी फैक्टर है मुझे लगता है। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे साथ हमेशा एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, आज भी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं क्यों, और ठीक भी नहीं होता ये। इस वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज़ के चलते मैं ना चाहते हुए भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी, और जिस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इंसान शुरू सब कुछ कर लेता है, ख़त्म नहीं कर पाता, ये बात याद रखना। छोटी सी लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अप्लाई करके देखो लाइफ में। शुरू तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन अंत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टार्ट वही चीज़ करो जो कि आप ख़त्म भी कर सको। ओके। और है थर्ड क्वेश्चन है उन्हीं का कि ब्रेक 10 मिनट का लो तो 1 आवर हो जाता है, क्या करें? तो भैया ये आपको आपके मन को कंट्रोल करना होगा कि 10 मिनट का ही ब्रेक है, उसके बाद वापस से पढ़ने बैठना है। कोई भी इंसान तुम्हें खींच कर पढ़ने के लिए नहीं ला सकता, इस बात को ध्यान रखना। एक लड़की का सवाल आया था रिसेंटली, कल का ही बात है ये, मैं अभी चैलेंजेस करवा रही हूँ 10 आवर स्टडी चैलेंज। तो उसमें ऐसा उसने पूछा था कि दी आपको पता कैसे चलेगा कि लोग ऐसे ही बस एक्सेप्टेड लिख के चले जाते हैं? तो किसी ने रिप्लाई किया उसको कि ये तो खुद की ऊपर बात है ना, अब तुम खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना यार। तुम मुझसे झूठ बोल लोगे क्या? तुम खुद से झूठ बोल पाओगे? सीधी सी बात है, खुद से सच बोलना सीखो, उस दिन से आधी प्रॉब्लम तो ठीक हो जानी है ज़िंदगी की। तुम तो खुद से भी झूठ बोलते रहते हो जाएगा, कल कर लेंगे, अब कर लेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को बंद करो और सच बोलना सीखो खुद से। जो तुम्हारी सच्चाई है वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए अपने साथ झूठ मत बोलो। दुनिया के साथ तुम्हें जो करना है वो तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन खुद के साथ तो लॉयल रहो कम से कम।
ठीक है। तो यही था कि आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, आपको आपके माइंड में होना चाहिए। एक बात बताओ ना, जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको इतने अजीब अजीब चीज़ें क्यों होती है? तुमको पता ही है ना कि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है और कोई और सीट लेके चला जाएगा। ये इतनी ही इम्पोर्टेंट बात है, तो फिर तुम्हारा टाइम इस तरह से वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल करना सीखो, प्रैक्टिस में लाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। यही कहना है। और अभी कोई ज़ीरो से स्टार्ट करेगा प्रिपरेशन तो उसका सिलेक्शन हो सकता है क्या अच्छे कॉलेज में? डेफिनेटली हो सकता है। बहुत लोग सिर्फ 6 महीने में क्रैक करके दिखाए हैं, तो मैं बहुत से एग्जाम्पल है। और बहुत से सिर्फ नीट क्या, ऐसे एक सर कहा करते थे कि नीट तो क्या, लोग यूपीएससी 6 महीने 8 महीने पढ़कर निकालते हैं, तो नीट तो निकाल ही सकते हैं। तो ज़रूर कर सकते हैं, बस बात इतनी सी है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहकर पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से रोज़ सोना उठना और खाना पीना का हमारा एक बना है ना फिक्स शेड्यूल, उसी हिसाब से पढ़ाई का भी फिक्स शेड्यूल होना पड़ेगा। और उस हिसाब से अगले 6 महीने उसी तरह से चलोगे तो कॉलेजेस ज़रूर मिलेंगी, अच्छी कॉलेजेस मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, दी मैं जब फिज़िक्स के क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता तो क्या करना है? जब मैं एक बार उसके पैटर्न के क्वेश्चन कर लेती हूँ फिर वापस किया तो आ जाता है, पर नया क्वेश्चन तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है फिज़िक्स के क्वेश्चन को लेकर के। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना कोई भी चैप्टर, तो प्लीज़ उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी किसी ऐसे इंसान की बात में मत आना कि अरे बस चैप्टर के तुम क्या है ना फॉर्मूले लिस्ट बना लो, फॉर्मूलेज रट लेना एंड बस डन हो गया। 100 मार्क्स के सवाल तो बस फॉर्मूले से आ जाते। प्लीज़ इस सब चक्कर में मत पड़ना। प्लीज़ कंसेप्ट को पढ़िए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है और हर किसी से समझी भी नहीं जाती है वो, ठीक है। जो भी कंसेप्ट समझने में डाउट हो वो उसी वक्त क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये है कि आप, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बुक, कौन सी डीपीपी से सॉल्व कर रहे हो। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना फिज़िक्स की, तो आप अंडरलाइन करना क्या करो कि क्या क्या दिया हुआ है और फिर उसको एनालाइज करो कि हाँ ये सब कुछ दिया है और हमें निकालना है। तो कई बार तो तुमको फॉर्मूले पे डायरेक्ट ही आ जाएगा, कई बार हो सकता है कि इनडायरेक्टली 2-3 फॉर्मूले यूज़ कर आएगा। लेकिन अगर तुमको सवाल समझ में आने लगेगा ना, एक बार क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें जब आने लगेगी तो बहुत सारे फिजिक्स के सवाल बनने लगते हैं। और स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे देखो पैटर्न के सवाल, हाँ ये जो है ना कि इस पैटर्न का सवाल तो बन जाता है लेकिन दूसरा कुछ नहीं बनता। तो कहने की बात यह है कि नीट में जिस तरह की सवाल आती हैं उस तरह की हर सवाल को टच होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान, और आपको सीखना होगा कि वो कैसे बनते हैं। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि कितने सवाल कर लेते हो फिजिक्स के रोज़, तो आंसर मिलता है मुझे कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं 20 सवाल। मैं मानती हूँ कि 20 सवाल भी तुम कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी क्वान्टिटी है, बट क्या लगता है तुम्हें सिर्फ 20 सवाल करने चाहिए? तुम्हें खुद से पूछो जाके कि तुम सिर्फ फिजिक्स के 20 सवाल कर रहे हो और फिर बोलते हो कि यार फिजिक्स आती नहीं है, फिजिक्स होता नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने भी 20 ही सवाल करना स्टार्ट किया था, नहीं हुआ ना मुझसे, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ भी किया था, बट वो एकदम पेस में नहीं आ पाया। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ थोड़ा इंक्रीज़ करिए, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बढ़ाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ले लो, नीट के जैसे सवाल होते हैं मैं ये नहीं कहती कि ईजी होते हैं वो, लेकिन उस लेवल तक के हर सवाल आपको करने चाहिए, हर पैटर्न के सवाल करने चाहिए। मैक्सिमम आपको हर एक चैप्टर के कुछ नहीं तो 100 से 150 सवाल करने ही चाहिए। कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको मैक्सिमम 200-250 भी करने पड़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं 150 से 200 के बोलती हूँ क्योंकि वो एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होता है और सारे पैटर्न कवर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए, इससे चीज़ें सही हो जाएंगी। सो ये वाले हो गए। इसके बाद है एक है सवाल स्टडी गर्ल का, नॉट रिलेटेड टू नीट। ओके, सवाल कैन आई गेट जॉब आफ्टर बीएससी बॉटनी? हाँ, तो बीएससी बॉटनी के बाद डायरेक्ट जॉब मिलना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ कम है, बट मिलते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर एमएससी भी कर लेते हैं ना उसके साथ, तो फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और फिर बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब देने के बाद आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे जॉब मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कैन आई फॉलो माई पैशन अलॉन्ग विद स्टडीज़? ऑब्वियसली यू कैन फॉलो योर पैशन। चीज़ें हमेशा साथ ही करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि अब आपकी कोई ऐसी पैशन हो कि 10 घंटे दिन के लगा रहे हो, लेकिन 1 घंटे आप लगा सकते हैं ना 24 घंटे में अपने पैशन को फॉलो करने में, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान जब अपनी हॉबीज़, अपनी पैशन को साथ में लेके चलता है ना, तो उसे पढ़ने में ये नहीं लगता कि यार मेरा सब छूट रहा है, सब साथ चल रहा है और इंसान खुश होकर पढ़ सकता है, तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। एक सवाल था कि
12th होने के 1 साल बाद नीट के लिए पढ़ना कैसे स्टार्ट करूं, सब भूल गई हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी सम टिप्स, आई होप यू विल रिप्लाई। ओके, कहने का मतलब शायद 12th कर लिया है, उसके बाद 1 साल का पूरा गैप हो गया है और उन्होंने नीट की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने की सोची है, तो कैसे किया जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ भूले नहीं हो आप, ऐसी थोड़ी बात है कि कुछ भूल गए, और अगर तुम भूल भी गए तो एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत है। नीट की प्रिपरेशन ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करो। सबसे पहली बात, कभी मत सोचना कि अरे बस यूट्यूब के लेक्चर्स देख लेती हूँ, क्योंकि तुमने नहीं किया ना कभी इसकी मतलब प्रिपरेशन ऐसे, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे चल जाओ। नो, मैं आपको कहूँगी कि एक कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, मिनिमम अमाउंट का जो आपको अच्छा लगे, और आप अगर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी। और उस कोर्स में आपने उस क्लासेस अटेंड करने, DPPs लगाने, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप किसी चीज़ को नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है, तो आपके लिए बेस्ट बात ये है, आपको मन में ये नहीं होगा कि मुझे सब आता है। और जिस स्टूडेंट को ये लगता है ना कि मुझे सब आता है, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे सब आता है सब आता है, इस तरह से वो छोड़ देता है चीज़ों को। बट आपको अगर नहीं आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सब कुछ सीखने के लिए रेडी हैं। सीखने के लिए अगर आप रेडी हैं तो आपसे सब कुछ हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए नीट वाली, और फिर उसके हिसाब से चलना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, जैसा जैसा कोचिंग में कराया जाए वैसा वैसा करना चाहिए, और आप आराम से नीट ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कई बार कहा है कि कंसिस्टेंट रहना सीखिए, और अभी फिर से कहूँगी कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, कोई नॉलेज नहीं है ना नीट की, फिर भी होगा आपसे। बस शर्त इतना ही है कि कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करेंगे, बस इतनी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग बहुत गैप के बाद भी नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो क्या हुआ, नहीं निकलता क्या, निकलता तो है। और निकले ना निकले, कोशिश करना मैटर करता है यार, कोशिश तो करो, नहीं होगा वो दूर की बात है, ठीक है, कोशिश में कमी मत रहने देना तो आपसे हो सकता है। और अगर मुझसे आप फिर पूछेंगे कि कौन सा लेक्चर लूँ, कौन सा ये करूँ, तो मैं ज़्यादातर लोगों को बोलती हूँ कि जो आपको अफोर्डेबल लगता है वो ले लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी, मुझे यूट्यूब से ही पढ़ना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा, सीरियस वाली। फिर वो टेस्ट सीरीज़ में जो आपके सिलेबस होंगे उस हिसाब से आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख देख के पढ़ना सीखना। फिर कोई बुक लेना, जैसे सवाल सॉल्व करोगे, डाउट आएंगे तो बहुत सारे ऐप है जिसमें आपको डाउट्स क्लियर होते हैं, वहाँ से डाउट क्लियर करोगे, और फिर टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद एनालाइज करोगे गलती कहाँ हो गई, और उसके बाद वापस से आप चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। इस तरह से करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, सो मैंने सारे सवालों का आंसर दे दिया है, एंड आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है अगर आता है तो सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को, एंड लाइक कर देना। ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मुझे पता लगता है ना कि लोगों को मेरी ये जो मैंने कोई भी चीज़ स्टार्ट करा है वो पसंद आ रहा है, इसीलिए कहती हूँ। और हमारी जो एफ़र्ट्स है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मैं चाहती हूँ। और मैं अपने चैनल पे चैलेंजेस करवा रही हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चैलेंजेस मैं अगर आप लोगों को कराऊंगी तो जोश जोश में कहीं ना कहीं कुछ लोग तो अच्छा कर ही लेंगे, इस बात की मुझे गारंटी है खुद में। मैं जानती हूँ कि जब अभी भी मैंने स्टार्ट कराई थी ना ये चैलेंज, 7 डेज स्टडी चैलेंज था 10 आवर्स के, इससे पहले 10 डेज भी कराया था। पहले दिन 50 लोगों ने कहा कि हाँ दीदी करना है। वोट तो बहुत से लोगों ने दिया था, लेकिन एक्सेप्टेड लिख के गए थे पहले दिन में 50 लोग, फिर हो गए 30 लोग, फिर हो गए 20 या 22 लोग, फिर हो गए 15-16 लोग, और आज के डेट में मैक्सिमम 10 लोग हैं। आज 6th डे है हमारे चैलेंज का। कहने का मतलब रेस से तो तुम खुद ही बाहर निकल रहे हो, फिर हल्ला करते हो कि यार नीट नहीं हो रहा। तुम तो खुद का बुरा चाहते हो, तुमको कुछ भी कंसिस्टेंट होकर नहीं करना। तुमने ना किसी की क्लासेस पूरी लगानी है, ना किसी के चैलेंजेस करने हैं, तो फिर तुमको क्या करना है? फिर कंप्लेंट्स करते हो कि नीट क्रैक नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। फेल होना बुरी बात नहीं है, कोशिश ना करना बुरी बात है, ठीक है। मैंने तो उनको भी अप्रिशिएट किया है जो 10 घंटे नहीं भी पढ़ पा रहे, लेकिन वो 4 घंटे भी तो पढ़ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करो यार। मैं तुम लोगों को चैलेंजेस इसीलिए कराती हूँ ताकि तुम हैबिट डेवलप कर सको,
चैलेंज का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस मैं तुम लोगों को 10 दिन करवा दूंगी और हो जाएगा। नहीं, मैं होल ईयर में चाहती हूँ कि तुम लोगों के लिए नए नए स्टडी चैलेंजेस लेके आती रहूँ, सो दैट तुम अपने हैबिट डेवलप करते रहो। और एक कई बार क्या होता है ना कि जब लोग ग्रुप में पढ़ने लगते हैं तो उनको दूसरों से देख कर भी सीखने को मिलता है, और दूसरे अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको लगता है मुझे भी पढ़ना चाहिए। तुम एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया चाहती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, सारे लोग। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, लेकिन तुम खुद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना देना चाहते हो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्लीज़ कंसिस्टेंट होकर कुछ भी करो ना, कुछ भी स्टार्ट करते हो ना तो उसे ख़त्म होने की पर लेकर ही जाओ। आधे अधूरे में छोड़ने की कोशिश मत करो, वरना हर तुम्हारे जो सपने वो भी आधे अधूरे ही रह जाएंगे। प्लीज़ बुरा लगा हो तो माफ़ करना, बट एक बड़ी बहन होते हुए, एक दोस्त होते हुए मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, इस बात को समझो और अप्लाई करो लाइफ में, एंड हम लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे साथ साथ चलते चलते। एंड आप लोगों को आपके ड्रीम्स तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इस पूरे साल में मैं चैलेंजेस बहुत सारे मैं प्लान करके आई हूँ। अभी मैंने सोचा हुआ है कि एक इस चैलेंज के बाद, लाइक कल 7th डे हो जाएगा, इसके बाद कुछ एक नया चैलेंज का मैं प्लान कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगी और यूट्यूब पे भी बता दूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी अपडेट जल्दी से मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए जाके, और फिर स्टार्ट करते हैं एक नया चैलेंज जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।